आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल का कार्यक्रम भी इन्होंने बता दिया है और उससे पहले एक छोटा सा भाषण लगभग 3 मिनट का, और इसमें इन्होंने अपनी मंशा जता दी है। और यहाँ से आगे का चुनाव किस दिशा में जाता हुआ है, शायद उसको हम भांपने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। 3 चीज़ें आप देख लीजिए जयशंकर जी। राहुल गांधी भी आज उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, कानपुर और लखनऊ में दोनों जगह राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ। उसके बाद आप आइए इधर देखिए, प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली लगातार डटी हुई हैं। और इधर अब निकल के आ गए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के निकलते ही जमानत की का ऑर्डर आते ही उधर वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी का पहला ट्वीट आता है। पहला ट्वीट, जो वेरी फर्स्ट ट्वीट, वो था कांग्रेचुलेशंस का ममता बनर्जी का। इंडिया गठबंधन के तार को जोड़िए, ममता बनर्जी। फिर दूसरा तुरंत वीडियो मैसेज आता है इधर खेड़ा जी का, यानी कि पवन खेड़ा। ये सब कुछ आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, तो ये साफ समझ में आता है कि इंडिया गठबंधन यहाँ से एक मजबूती ही नहीं, एक अलग उफान पे नजर आता है। और यहीं से आपसे जरा समझना चाहता हूं कि आप किस हिसाब से अब आज की तारीख 10 मई को और यहां से 4 जून को देखते हैं। राजीव जी, हम इन बातों को 3 कड़ी में देख सकते हैं। एक है कि तकरीबन 40 दिन बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई। दूसरा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में धमाल मचा रही है। तीसरा जो प्रियंका का आपने दिखाया अमेठी और रायबरेली में जो लोकल कनेक्ट वो बना रही हैं, ये बातें हम लोग लगातार कहते भी रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है राजीव जी की पहले चरण या उससे पहले से ही पता नहीं इस बार क्या हो रहा है कि हर चाल उनकी उल्टी पड़ रही है। मोदी जी और अमित शाह जी की चाल जो है, हर चाल उनकी उल्टी पड़ती जा रही है। जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं के गले पे तमाचा फट जा रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है। अब सोचिए कि अरविंद केजरीवाल अब आए हैं, अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव
तेजस्वी और अरविंद केजरीवाल अगर एक मंच पे कभी बैठ जाएंगे, या उसमें उद्धव ठाकरे भी आ जाएंगे, अगर रामलीला मैदान में अगर कोई ऐसी रैली हो जाती है, जैसे अभी राहुल कह रहे थे ना कि दिल्ली की अब तो 7 सीटें, हम शुरू से ही कह रहे थे कि दिल्ली में एक भी सीट ऐसी नहीं दिख रही है जिसपे भाजपा बहुत दावे के साथ कह सकती हो कि वो चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली ही नहीं, हरियाणा और पंजाब पूरी तरह से बीजेपी के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में देख लीजिए जैसा माहौल बन रहा है, 3 विधायक, निर्दलीय विधायक जो है वो सत्ता का मोह छोड़ करके विपक्ष के खेमे में आ गए, तो इससे बड़ी बदलाव का और संकेत क्या हो सकता है। तो एक तो ये बातें हैं। तो दूसरी बात यह है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अभी जो भाषण में अपने वो थोड़ा हिंदुत्व और मंदिर और मस्जिद का जवाब भी एक तरह से अपने ढंग से दिया कि भाई ठीक, हम हनुमान मंदिर से जाकर शुरू करेंगे, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए तो वंदे मातरम का भी नारा लगा लिया, ताकि भाजपा के लोगों को कुछ खास कहने के लिए बचे नहीं। तीसरा ये कि इनके खिलाफ जब से गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, तो दिल्ली की जनता में रोष और सहानुभूति दोनों था। रोष मोदी सरकार के खिलाफ था, सहानुभूति अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनके अलायंस कांग्रेस के साथ था कि भाई जो आदमी हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहा था, जनता के कल्याण के लिए काम कर रहा था, उसको नाहक क्यों गिरफ्तार कर लिया। और जो हम लोग कह रहे थे बार बार कि चुनाव के मौके पर क्यों गिरफ्तार किया, अगर 1.5 साल में आपके पास था तो आप पहले कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। और दूसरी बात यह कि भाई कोई सबूत नहीं मिला, धेले भर का भी सबूत नहीं मिला, कहीं ये नहीं हुआ और आप ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात, मैंने जब राहुल गांधी की स्पीच सुनी, आपने जो दिखाया, लगातार राहुल गांधी एक बहुत ही परिपक्व नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। उनके तकरीरें हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, टेलीविजन तो हम देखते नहीं है, जो सोशल मीडिया पे क्लिपिंग्स देख रहे हैं या जो अलग वाइज हमारे यहाँ जो दिखाई देता है टीवी लाइव में, बहुत ही मैच्योर। कानपुर में आज जो उस आदमी ने नब्ज पकड़ी है कि यहाँ जो कभी देखिए, कानपुर को किसी समय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। जितने कल कारखाने थे, सारा के मतलब एक अलग ढंग का शहर विकसित हो रहा था, लगता था कि सबसे बड़ा महानगर कानपुर बन जाएगा। लेकिन वहां एक एक करके सारे कल कारखाने जहां उत्पादन होता था वो सब बंद होते चले गए, चाहे कॉटन मिल्स जितनी थी या और भी बहुत सारे उद्योग थे, वो सब। अब उसकी जगह पे एक एजेंसी डेवलप होने लगी, कमर्शियल हब बनने लगा कि वो बिजनेस सेंटर बन जाएगा। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हम अब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एजेंसी का काम कर रहे हैं, दूसरे के चाइनीज माल को लेकर के बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये कानपुर के उद्योगपतियों को, मझोले लघु उद्योगपतियों को और वहां काम करने वाले कामगार मजदूरों को बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर हम आएंगे तो हमारी प्रायोरिटीज बदलेगी। हमारी प्रायोरिटीज में होगा कि हम कल कारखाने शुरू करेंगे, जहां पे उत्पादन शुरू होगा, ऐसी इकाइयां लगाएंगे। तो अगर उत्पादन शुरू होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें भागीदारी भी बढ़ेगी, श्रमिकों की मांग बहुत बढ़ेगी। तो एक बहुत ही मैच्योर भाषण, मतलब वहां के लोगों को एकदम डायरेक्ट टच करने वाला है। दूसरा ये कि लखनऊ में जो उन्होंने इंदिरा प्रतिष्ठान में कहा कि भाई मैं तो बहस करने के लिए तैयार हूं जी, लेकिन मोदी जी तैयार नहीं होंगे। भाई मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उन संवाद में उनका कोई यकीन ही नहीं है। वो एकालाप करते हैं, संवाद नहीं करते हैं, एकालाप करते हैं, मन की बात करते हैं, दूसरे से कभी बातें नहीं करते हैं। कभी इंटरव्यू भी देंगे तो खास लोगों की चौकड़ी जो पहले से सवाल लिख के चले जाएंगे, जवाब लिख के आ जाएंगे, फिर दोनों तरफ से डिस्कस हो जाएगा कि भाई इसमें से ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ये सब जो तय हो जाएगा उसके बाद वो इंटरव्यू देते हैं। जबकि राहुल गांधी से आप सड़क चलते हुए आप बात कर लीजिए, वहां भी वो आदमी जवाब देता है, हर बातों का जवाब देता है। तो एक उस ढंग का एक डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी बात है, तीसरी जो है प्रियंका गांधी के बारे में बहुत मशहूर है कि वो लोकल कनेक्ट बहुत जबरदस्त ढंग से करती है। लोकल लोगों के साथ बातचीत का, उनको अमेठी और रायबरेली में तो भैया भैया कर करके बुलाते हैं। जो महिलाएं हैं या लोग कहते हैं तो बेटा मानते हैं, उनको बेटी मानते हैं, बेटा भी मानते हैं। और वो जिस ढंग से बना रही है, जैसे मैं पहले कहा था, इसी चैनल पे हम लोग बैठे हुए थे कि किशोरी लाल शर्मा अमेठी और रायबरेली की नस नस से वाकिफ हैं, हर सड़क हर गली से वाकिफ हैं, वहां के हजारों हजार लोगों को नाम से जानते हैं। और जो भी गांधी नेहरू परिवार का जो काम रहा है अमेठी और रायबरेली में, ये पिछले 30-40 वर्षों से किशोरी लाल शर्मा ही करते रहे हैं। तो इसलिए उनको का बाहर का कह करके नहीं टाल सकते आप। अब जो देखिए स्मृति ईरानी का बड़बोलापन भी थोड़ा कम हो गया है, अब उनको नहीं, अब उस ढंग से नहीं बोल रही है।
पहले तो बहुत बोल रही थी भाग गए, लेकिन अब लग रहा है कहीं यही ना भाग जाए। तो हालत जो आ रही है, अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें तो ये जीतेंगे ही जीतेंगे, इसलिए पूरा का पूरा माहौल बदल रहा है। पूरा जो है तीसरे राउंड तक जो बदला, अब इसके बाद भी जो इनको पाने के लिए कुछ नहीं है। भाई तेलंगाना में चुनाव है, आंध्रा में चुनाव है, वहां क्या पाएंगे, महाराष्ट्र में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों में चुनाव है। तो जी बिल्कुल, हालात जिस ढंग से बदल रहे हैं, जैसा राहुल कह रहे थे, एकदम सही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो हम लोग कभी सोचते थे कि भाई 20-25 सीटें हो सकता है कि इंडिया अलायंस को मिल जाए और भाजपा जो है या उसका जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस, वो 50-55 सीटों तक सिमट जाए। लेकिन अब तो लग रहा है कि क्या कहां जाएगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर कुछ बड़ा करामात नहीं हुआ, बड़ी करामात नहीं हुई, बड़ा खेल नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि वाकई सुनामी जैसी स्थिति हो जाएगी। अभी जितने सीटों में चुनाव हो गया है उसमें तो अब ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि देखिए जितने चरणों के चुनाव संपन्न होते जाएंगे, मोदी जी की भाषा और नफरती और ये होती चली जाएगी। मतलब जिस ढंग की वो बातें कर रहे हैं, कई बार तो सुन करके लगता है, अब जैसे अभी हमने देखा था कि हमारे गृह मंत्री जी बहुत विद्वान चाणक्य कहे जाते हैं वो, अब उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी की नानी भी आ जाएंगी जी, तो भी सीएए को नहीं बदल सकते हैं। अरे भाई, पता नहीं गुजरात में क्या कहते हैं, दादी और नानी को मालूम नहीं है, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति कर रहे हो, पता तो रखो कि नानी क्या कौन होती है और दादी कौन होती है। नानी तो उनकी इटली में रहती हैं और दादी स्वर्गवासी हो गई हैं, तो कहना चाहते होगे दादी के बारे में, लेकिन नानी की बात कर रहे हो। तो एक बात नहीं है, ऐसे तमाम मतलब जो है बेवकूफाना जो अल्फाज जो है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से रोज निकलते हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि आज कुछ बोले कि नहीं बोले, वो अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनके आवाज उनकी बदलती जाएगी, उनके इशूज बदलते जाएंगे। कभी वो मणिशंकर अय्यर के किसी बयान को खोजेंगे, कभी वो सैम पित्रोदा का कुछ खोजेंगे कि क्या कब कहा था, क्या नहीं कहा था। और कितने शर्म की बात है, हैदराबाद में जिस तरह से वो नवनीत राणा, वहां की जो अमरावती की लेडी है, वो वहां जाकर के उसने भाषण किया है। मतलब पुराना कोई भाषण रहा होगा असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का, पुराना कभी कोई भाषण रहा होगा, उसको बेस करके कह रही है कि 15 सेकंड दे दीजिए, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दीजिए, देखिए हम क्या करते हैं। भाई क्या करते हैं आप, क्या करें, बम लगाएंगे, पूरे हैदराबाद को उड़ा देंगे, वहां के मुसलमानों को उड़ा देंगे, या हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आप उड़ा देंगे, ये हो गई बातचीत। तो लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी अपने इस तरह के जो नेता हैं, उनके जो भाषण है, उनके जो बोल निकल के आते हैं, कभी उसको कंडेम नहीं करते, कभी उसको खंडन नहीं करते हैं। कांग्रेस जो है, जैसे मान लीजिए सैम पित्रोदा की बात आई, तुरंत से दूरी बना लिया, सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। तो जब भी कभी होता है तो कांग्रेस अपने को डिसोसिएट कर लेती है या स्नब भी करती है। जो इस तरह की बातें करते हैं लोग, उनको स्नब भी करती है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। रोज मतलब उनका कोई ना कोई सांसद या कोई ना कोई उम्मीदवार कहता फिरेगा कि साहब 400 सीट मिलेगी तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन कभी किसी, या तो आप डिटर्मिन्ड हैं तो कहिए कि भैया हमारा जो उम्मीदवार बोल रहा है उसको हम वापस कर रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए इस तरह की बात। देखो वो आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में, और सबसे बड़ी बात यह है राहुल जी, राजीव जी, कि जितनी बातें हो रही हैं मोदी जी और अमित शाह जी के जरिए, जनता में कहीं उस पर कोई चर्चा नहीं है। जनता उसको ले ही नहीं रही है। जनता एक ही सवाल कर रही है कि बेरोजगारी का क्या है, महंगाई का क्या है, कृषि का क्या है, किसानी का क्या है। और इन सब चीजों पे राहुल गांधी और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो बहुत अपील कर रहा है लोगों को, युवाओं को, खासतौर से युवा। हम कभी देखे नहीं थे, 2019 के चुनाव में भी हमने बहुत देखा था, लेकिन इस तरह के युवाओं की जो आवाज सोशल मीडिया पे कभी नहीं आती थी, जो आज दिखाई दे रही है। बल्कि हमने कुछ आवाजों को रिट्वीट भी किया था, ट्विटर पर भी डाला था कि भाई देखो आज का युवा ये बातें कर रहा हूं। उस युवा को मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, 3 तलाक से कोई लेना देना नहीं है, सीएए कानून से कोई लेना देना नहीं है। उसको लेना है उसके भविष्य से। उसका भविष्य कैसे होगा, उसके पिता का भविष्य जो किसानी करते हैं उनका भविष्य क्या होगा, उसके चाचा और भाई का भविष्य क्या होगा जो सेना में है। सारी चीजें जो है आज डिटरमिन कर रही है, और कहीं ना कहीं भाजपा लगातार पिछड़ती जा रही है और उसमें उसके पास कोई जवाब नहीं है। 10 साल के बारे में कुछ भी बताने को उनके पास रह नहीं गया है, इसलिए अल्लबल भाषा बोल रहे हैं
और इसको जनता पसंद नहीं कर रही है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर निकल चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को लेकर जितनी उम्मीदें उनके जो समर्थक हैं वो अभी तक लगाते रहे हैं, शायद उतनी ही उम्मीदें अब देश की जनता भी लगा रही है, कर रही है, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक मजबूत कड़ी दिल्ली और पंजाब के हैं और दिल्ली, पंजाब, उसके अलावा हरियाणा, ये 3 राज्य महत्वपूर्ण ढंग से अभी चुनाव जिन 3 राज्यों में होना बाकी है और इन 3 राज्यों के चुनाव समाप्त होते और उसके बाद उधर आखिरी दौर का चुनाव पंजाब में भी और आखिरी दौर का चुनाव दोस्तों आप जानते हैं वाराणसी में भी है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के सामने जो लोग भी खड़े होना चाह रहे हैं, सवाल वहां पे दूसरे भी उठ रहे हैं कि उनको चुनाव आयोग की तरफ से जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो नहीं दिया जा रहा है और श्याम रंगीला आप जानते हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज उनका एक ट्वीट भी सामने आया था, तो उन सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, इधर आना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल अभी से थोड़ी देर पहले जब जेल से बाहर निकले हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार फिर से सुनाता हूं। और उधर आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी लगातार गरज रहे हैं, राहुल गांधी अपनी बातें रख रहे हैं, प्रियंका गांधी रख रही हैं, तेजस्वी यादव उधर रख रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए भी अब मैदान खाली नजर आ रहा है। जब से संदेश खाली का जो संदेश है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता हुआ नजर आया, उसके बाद से मैदान उधर पश्चिम बंगाल का भी ममता बनर्जी के लिए खाली नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब तरफ आप देखिए तो यहां बीजेपी को झटके पे झटका है। एक बार फिर से सुनते हैं, जैसे ही निकल के आए अरविंद केजरीवाल उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास आना चाहेंगे फिर उसके बाद, लेकिन पहले सुनते हैं अरविंद केजरीवाल कार की छत पर और अपनी बात और सीधा एक पैगाम नजर यहां देते हुए, एक मैसेज देते हुए अपने समर्थकों के बीच, इस देश की जनता के बीच और सबसे ज्यादा बीजेपी को संदेश देते हुए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हेलो 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 हेलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे।
और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ एक उत्साह नजर आ रहा है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और ये उत्साह हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से इस चुनाव में एक कहें तो एक जबरदस्त प्रहार होने जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्योंकि अब वो जो एक तमाम दलों के बीच, जो गठबंधन वाले दल हैं उनके बीच जो बैरियर थे उसको हटा दिया गया है। बैरिकेडिंग नहीं है, अब सीधा सीधा सपाट दौड़ रहे हैं सब साथ साथ। और यही दिखाई दे रहा है, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, तीसरी तरफ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, और इधर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल। दक्षिण भारत को तो भूल ही जाइए, क्योंकि दक्षिण भारत का काम तमाम हो चुका है। ऐसे में अब इनका अरविंद केजरीवाल का बाहर आना कितना मायने रखता है आपके नजर से? राजीव जी देखिए, गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने 3 गुण बताए थे: बुद्धि, साहस और करुणा। अगर जैसा आप कह रहे हैं कि इस इंडिया गठबंधन को हम एक इकाई के रूप में अगर देखें, कंपार्टमेंट्स हटा दें या बैरियर्स हटा दें कि ये कांग्रेस है, ये सपा है, ये कोई और पार्टी है, तो अगर हम एक यूनिट के रूप में देखें तो उधर राहुल गांधी जो है वो बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो इश्यूज को उठा रहे हैं। करुणा या भावनात्मक रूप से प्रियंका गांधी जो इस समय कमाल कर रही हैं, उनके भाषण जो हैं बिल्कुल ऐसी कल्पना नहीं थी कि इस महिला के पास इतनी सुंदर शब्दावली है। मैं तो एक साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो जब मैं उसको सुन रहा था, आप याद कीजिए कि उन्होंने वो वाकया बताया कि जब पहली बार सोनिया गांधी जब राजनीति में आई तो किस प्रकार से मैंने उनको मना किया था। वो भाषण इतना अद्भुत भाषण है प्रियंका गांधी का। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने ये कहा था कि अगर मैं ऐसे वक्त पे कांग्रेस के लिए नहीं आऊंगी या मैं राजनीति में नहीं आऊंगी तो मेरे बेडरूम में जो राजीव गांधी की तस्वीर लटकी हुई है उसका मैं सामना कैसे करूंगी, मैं अपने आप से सामना कैसे करूंगी। तो बहुत ही सुंदर भाषण उन्होंने दिया। भावनात्मक रूप से उन्होंने मत दिया है अमेठी और रायबरेली को, जिस प्रकार से वो किशोरीलाल शर्मा के लिए काम कर रही है। और वो बता रही कि जब मैं पहली बार 19 साल की उम्र में आई, उसके पहले बहुत छोटपन में मैं अमेठी भी जाया करती थी, वो सारा उन्होंने बताया, तब से मैं देख रही हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने आह्वान जो किया, कार्यकर्ता सम्मेलन कल किया, आज की जो उनकी सभाएं हैं उसमें सारा कुछ बता रही हैं। और तीसरा देखिए, साहस के रूप में मैं अब जो है अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एक संजय सिंह को भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जेल में लंबा रहने के बाद भी कहीं भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये टूट गए हैं या ये कोई कमजोर पड़ गए हैं। इनका उत्साह वैसा का वैसा ही है, और वो ये जान गए हैं कि जेल में हमको डालने का कितना बड़ा फायदा जो है वो हमें मिला है और हमारी पार्टी को मिला है। पहले जो कहा जा रहा था कि दिल्ली में पता नहीं कितनी सीटें जो मतलब भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, कितनी विपक्ष पाएगी, अब ऐसा सारे लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब सातों के सातों सीटें जो हैं उसको भारतीय जनता पार्टी शायद ही बचा पाए। दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए के रूप में क्या है हमारे सामने, केवल भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इंडिया जो है वो एकजुट दिख रहा है। वहां राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस का देखिए कल से लगता है कि एक नया अभियान चालू हो जाएगा। इस प्रकार हम जो देख रहे हैं कि निश्चित रूप से इनका जेल से बाहर आना भाजपा को झटका है ही। हम लोग पहले से अनुमान लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को आप जेल में रखिए या जेल के बाहर रखिए। ऐसे समय में जब चुनावी आचार संहिता लग चुकी है, आपने गिरफ्तार किया, तो निश्चित रूप से ये आपके खिलाफ जाएगा और ऐसा ही हो रहा है। हर रोज हर राज्य में लगातार स्थिति, जहां जहां चुनाव बच गए हैं वहां लगभग मेरे ख्याल से करीब 260 या 266 सीटों पे और चुनाव बचे हुए हैं, शायद 260 के आसपास। तो वहां पर जो स्थिति है लगातार गिरती जा रही है। महाराष्ट्र में तो बताया जा रहा है कि पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे राजीव जी कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीटें, अच्छी सीटें मिल जाएंगी, 10 से 12 जो भी हो सकता है। लेकिन अब वहां जो कहा जा रहा है कि परसों की जो मीटिंग हुई वहां पर भी काफी बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें उद्धव ठाकरे थे, संजय सिंह गए थे। उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलने जा रहा है।
संजय सिंह का जाना मैं उसको इसलिए महत्व देता हूं कि बंबई में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो बड़ी संख्या में हैं, उसके कारण बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच चुनाव में क्या अब तो जो कुछ है, चुनाव तक कैसे वहां तक पहुंच पाएगी भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए एक एक चक्र जो है अच्छा खासा भारी हो सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कल से क्या होता है दिल्ली की सड़कों पे। और जो हनुमान मंदिर में इन्होंने बुलाया है सबको, तो एक बार फिर से बजरंग बली जो है, जिस प्रकार कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले वहां बजरंग बली जो है वो दूसरे पार्टी के द्वारा लाए गए थे, तो यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी हनुमान जी के साथ जो है इस प्रकार से धमाल करने जा रहे हैं। ये कल हम देखेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल, कल दिल्ली की सड़कों पर हम आम आदमी पार्टी और साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम दूसरे दलों को देखेंगे। ये साफ नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल जेल से छूट चुके हैं। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने जनता को संबोधित किया और साफ साफ बता दिया कि कल 11 बजे हनुमान मंदिर और उसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 2 महत्वपूर्ण समय। और उसमें भी हनुमान मंदिर जब मैं पूजा के लिए जाऊंगा, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचिए। ये अपील अपने आप में क्या मायने रखती है ये भी समझेंगे। उसके अलावा अलग अलग तस्वीरें जरा ले आइए स्क्रीन पे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में वहां जैसे ही ये खबर पहुंची, वहां जश्न का माहौल आप देखिए जरा। अगर स्क्रीन में पूरे लेके आइए तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा ये तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी के समर्थक यहां डांस करते हुए, नाचते हुए और जोश में जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं लगातार 3 तारीख से लेकर आज 10 तारीख तक कई दौर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई अभी जारी है। और यह सबसे बड़ी बात यहां पर एक और भी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से जमानत याचिका नहीं दी थी, यानी उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी। यह जमानत दी गई है, स्वतः स्फूर्त यह जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अंतरिम जमानत ही है, लेकिन 21 दिन 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को बाहर रहना है। और इसमें क्या क्या कुछ होगा, और खासकर अभी जो चुनाव है, इस चुनाव में और 3 राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी का बढ़िया प्रभाव है, जिसमें दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। और आप देखिए पंजाब से ऊपर, कल ही बात हम लोग कर रहे थे, जो हिंदुस्तान का मस्तक है यानी सिर है, उसमें आप ऊपर सबसे ऊपर जाइए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद थोड़ा नीचे आइए तो पंजाब देखेंगे, हिमाचल प्रदेश देखेंगे, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक आ जाइए। यह पूरा का पूरा अब छिटकता हुआ, बिदकता हुआ बीजेपी से नजर आ रहा है। इसमें से हरियाणा में 10 सीटें थी और 7 सीटें इधर दिल्ली में, और उधर हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें और उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें, ये सब थी बीजेपी के पास। लेकिन इस बार ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुनिए बाहर निकल के क्या कुछ कह रहे थे, और इसके बाद सीधे अमलेंदु जी के पास चलेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं, यहां से वो अपने जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसमें जोश, न सिर्फ जोश भरते हुए बल्कि यह बताते हुए, चेताते हुए नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को कि अब मैं आ गया हूं, जो पहले से कह रहा था कि मैं जल्दी आऊंगा। सुनिए। जेल के ताले टूट। हेलो 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 हेलो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा।
मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे सीधा यहां पर सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जोश भरते हुए अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों में आना चाहता हूं जल्दी से। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास लगातार केजरीवाल के केस को आप कवर करते आए हैं। हम और आप लगातार सरल हिंदी में जो कुछ कोर्ट रूम में चलता रहा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। और आज अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। हम लोगों के लिए मामला जो है वो मायने अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि मायने जो है वो ईडी और जितनी जांच एजेंसियां हैं वो रखती हैं, और कैसे जांच एजेंसियां यहां केस को घुमाती हैं, कैसे लोगों को अपनी तरफ अपनी गिरफ्त में लेती हैं, ये सारी कहानी हम लोगों ने बताई। और जिरह के दौरान, दलील पेश करने के दौरान बहुत सारी चीजें इनकी आई हैं। ऐसे ही हमने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी तमाम बातें रखी थी, आप याद कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला, और इस मामले में अभी बहुत कुछ आना बाकी है जिसको हम अगले सप्ताह फॉलो करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब चूंकि अरविंद केजरीवाल भले 1 तारीख तक ही सही, 2 तारीख को इनको सरेंडर करना होगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि ऐसी नौबत भी आ जाए कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा सरेंडर करने की नौबत भी ना आए। यह बात भी कही जा रही है, क्योंकि जिन 2 जजों का अभी शुक्रिया अदा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं दोनों जजों को, यानी जस्टिस संजीव खन्ना को और जस्टिस दीपांकर दत्ता को, इन दोनों को ये जो सुनवाई है उस सुनवाई को आगे बढ़ाना है। और इन दोनों ने कहा है कि अगले सप्ताह हमें इस सुनवाई को न सिर्फ पूरा करना है हमें, बल्कि हम इस पर फैसला भी सुनाएंगे। अगर फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया, यानी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही इलीगल घोषित हो जाती है, गैर कानूनी घोषित हो जाती है, तो अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को सरेंडर नहीं करना होगा। एक बहुत बड़ी राहत की खबर उस समय रहेगी, और यहां से यह केस भी धीरे धीरे डिसमिसल की तरफ जाएगा। और उससे पहले एक जानकारी और दे दूं, हम अपने तमाम दोस्तों को देना चाहता हूं कि आज एक चार्जशीट जमा कर दी गई है ईडी की तरफ से लोअर कोर्ट में। चार्जशीट क्योंकि केस लोअर कोर्ट में है, राउज एवेन्यू कोर्ट में है, और उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम और आम आदमी पार्टी का नाम अभी तक नहीं है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि सेपरेट चार्जशीट हम देंगे अरविंद केजरीवाल के लिए, यानी जो मुख्य चार्जशीट आज जमा की गई है उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। एक अभी तक यह राहत भी है। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए अरविंद केजरीवाल का मामला, और इसको राजनीति से जोड़िए तो क्या कुछ दिखाई देता है? नरेंद्र मोदी कितने फंसे हुए दिखाई देते हैं? राजीव जी, नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तो जो आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकल करके चैलेंज पेश किया है, कानूनी पक्ष पे भी हम आते हैं, मुकदमे क्या है, लेकिन ये जो आज एक तरीके से चैलेंज पेश किया, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, कल शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, राजीव जी न्याय के देवता का दिन है, और उस दिन जो है वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे अरविंद केजरीवाल, और उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे जो नारा देते हैं कि वो राम को लाए हैं। तो राजीव जी जो राम का व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ एक तरीके से हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के अरविंद केजरीवाल कल चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अब किस तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे।
नरेंद्र मोदी के जो या भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े नारे जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती थी, उनको एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज हथिया लिया और भारतीय जनता पार्टी टुकुर टुकुर देखती रहेगी। राजीव जी, एक तो ये, दूसरा ये कि जो राजीव जी मुकदमा चल रहा है और इस मुकदमे में जो हम लोगों ने लगातार इसकी रिपोर्टिंग की है और पल पल की जानकारी हमने अपने दर्शकों को पहुंचाई है कि किस तरीके से इस केस में क्या क्या हो रहा है। अब जो राजीव जी इस केस के अंदर बातें और आज जिस तरीके से जो इंटरिम ऑर्डर आया है अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर के, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें इस ऑर्डर में भी कही है राजीव जी। ऐसी बात तो अलग है, ऑर्डर में जो कहा गया महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कहीं भाग नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल ठीक है नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री के कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, इस केस से जुड़ी हुई किसी फाइल पे कोई दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी फाइल जाती है जिसपे उनके दस्तखत आवश्यक है और एलजी के पास वो जाती है, वो जरूरी है, तो उस पर वो दस्तखत करेंगे। तो राजीव जी, एक तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, जेल से कैसे सरकार चलेगी, दस्तखत कैसे होंगे, फाइलें लौट के आ रही हैं, वो भी जो थे एलजी वो भी फाइलें लौट आ रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है वो अब एक तरीके से वो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी राजीव जी ये है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक और स्टार प्रचारक इंडिया गठबंधन को मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है राजीव जी कि उनके पास कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी अकेले स्टार प्रचारक हैं। वो भी आजकल बताया था कुछ बीमार हो गए तो कब का कब क्या बोल देते वो समझ में नहीं आता है। कभी भैंस पे बोल देते हैं जैसे प्रियंका गांधी कह रही थी, कभी मंगलसूत्र पे बोल देते हैं, कभी अडानी अंबानी को बोल देते हैं। तो वो भी बीमारी की हालत में बताए जा रहे हैं कि बीमार हो गए तो इस तरीके से कुछ बातें कह रहे हैं। अब वो कब स्वस्थ होंगे राजीव जी, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद ये बीमारी प्रधानमंत्री की और बढ़ सकती है, तो अब कुछ और भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के राजीव जी जो मतलब देश के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनता जा रहा है। और राजीव जी जब एक हवा बनना शुरू होती है, हर चुनाव राजीव जी किसी न किसी हवा के ऊपर होता है। हम लोगों ने देखा कि 2019 का चुनाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव था। आज जो चुनाव हो रहा है राजीव जी, ये चुनाव यह हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक लगातार देश को किस तरीके से धोखा दिया है, किस तरीके से देश के साथ झूठ बोला है और किस तरीके से उन्होंने जो जिन वायदों को वो करके आए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया है। आज देश का चुनाव इस दिशा में जा रहा है। संविधान को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, किस तरीके से आरक्षण को खत्म करना चाहती है और किस तरीके से लोकतंत्र की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी हो गई है। पूरा चुनाव राजीव जी इस पे जा रहा है और हवा जो बन रही है, अब ये हवा रोकना जो है मोदी जी जैसे या और कुछ भी हो ऐसे बिजूका खड़ा करके जो है ये हवाएं अब रोकी नहीं जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हवा जो है वो बदलती हुई और उसमें एक गर्माहट देने की कोशिश करते हुए नरेंद्र मोदी बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन उसी बीच अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और इस हवा के झोंके को किस दिशा में लेके जा रहा है और यहां से 4 जून को किस हिसाब से देखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि अब जो बचे हुए राज्य हैं जिसमें उत्तर के राज्य ज्यादा और इन राज्यों में पिछली दफा बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, क्या यहां से डेंट लगता हुआ दिखाई देता है? एक बार जल्दी से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली की सड़कों पे रहेंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भाषण होगा, एक जोश भरने की कोशिश और वो जोश ऑलरेडी आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है जैसे ही ये खबर आई कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। अब यहां से कैसे देखा जाए, क्या जो अभी तक हमने देखा कि जिस तरफ ये चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन लेके जा चुका है उसमें और इजाफा होते हुए आप देखेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की जुबान जो है और लड़खड़ाते हुए हम देखेंगे? अरविंद केजरीवाल भी बहुत ज्यादा हम लोग जानते हैं कि बोल्डली बात करते हैं, भाषण देते हैं और वो क्या कल से हम और भी देखेंगे 21 दिनों का, लेकिन उनके भाषण पे कोई रोक नहीं है। भाषण देने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए ही उनको बाहर भेजा गया है। इसलिए भी यहां से अब चुनाव को जरा उसका आकलन किया जाए और उत्तर भारत में बीजेपी की हालत का आकलन किया जाए और जो इंडिया गठबंधन है उसके हालत का आकलन किया जाए। क्योंकि देखिए, आपसे भी और आपके बाद जयशंकर जी से भी ये समझना चाहता हूं, अब राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, गुजरात का चुनाव समाप्त हो चुका है। उधर बचा हुआ है लास्ट फेज मध्य प्रदेश का बचा हुआ है, उधर महाराष्ट्र के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, हरियाणा के पार्ट पूरा का पूरा 10 सीटें बची हुई हैं, हिमाचल प्रदेश की पूरी 4 सीटें बची हुई हैं, पंजाब की पूरी 13 सीटें बची हुई हैं, ये सब देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश का भी अभी बहुत बड़ा चंक बाकी है क्योंकि मात्र 26 सीटों पे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है।
बाकी 80 में से 26 हटा दीजिए, बाकी बचे हुए 44 सीटें जो हैं, 44 नहीं 54 सीटें, ये तो पूरा का पूरा जो है वो अभी बची हुई हैं। बिहार अभी बचा हुआ है, वेस्ट बंगाल बचा हुआ है, और ऐसे में ये जो एक टेम्पो है, जिस एक अलग टेम्पो नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, ये दूसरा जो टेम्पो है, ये टेम्पो किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है शकील जी? देखिए, अभी आपने चार्जशीट का जिक्र किया, तो एक और चार्जशीट जो है आज दाखिल हुई है। दबदबा है, दबदबा रहेगा। पीएम ने भी मान लिया, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें उनके ऊपर शील भंग का आरोप लगाया है, महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप, और उनके बेटे को मोदी जी ने टिकट दिया है। तो ये चुनाव जो है अब पूरी की पूरी इन चीजों पे चला गया कि एक तरफ मोदी जी हैं जो जनता की, किसी नैतिकता की, किसी कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक इंडिया गठबंधन है जो जनता की आवाज उठा रहा है, बेरोजगारी की, महंगाई की। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है केजरीवाल जी के लिए, जिसको लेके ये गोदी मीडिया बहुत चर्चा कर रहा है कि वो दफ्तर नहीं जाएंगे। बहुत चर्चा कर रहा है कि साहब बाहर आ गए, दफ्तर तो जा ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, दफ्तर तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक छोटे से राज्य के, केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, तो वो तो पूरे देश के हैं, जो विश्वगुरु है, वो दफ्तर नहीं जाते हैं। तो इस तरह की बातें बनाने से अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना, एक हमें याद आ रहा है बहुत बड़े शायर मीर का शेर, जिनके लिए गालिब ने भी कहा था, कहते हैं पिछले जमाने में कोई मीर भी था, गालिब साहब भी उन्हें मानते थे, कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। वीडियो डाउन हो गया है शायद शकील जी का। बहुत शानदार शेर कह रहे थे, और वीडियो डाउन, दवा भी काम नहीं कर रही है, और जी दोबारा जरा आखिर काम तबाह किया। कीजिए जरा, आपका वीडियो डाउन हो गया था शकील जी, रिपीट कीजिए प्लीज। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। आखिर हाय इस बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, तदबीरें उपाय, सारे उपाय उल्टे पड़ते चले जा रहे, संदेश खाली उल्टा पड़ गया एकदम। और अभी आप जिक्र कर रहे थे कहां का चुनाव बचे, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, सिर्फ 10 पे चुनाव हुए हैं, 32 पे चुनाव होना है। और बशीरहाट जो लोकसभा चुनाव है जिसमें संदेश खाली आता है, वहां भी चुनाव होना है। महिलाएं पलट रही हैं आरोप लगाने वाली कि नहीं, झूठ बुलवाया गया था हमसे, लालच दिया गया था हमको। ईडी का खेल आप देख रहे हैं, पूरी तरह फेल हो गया। पहले संजय सिंह को बेल देना पड़ी, अरविंद केजरीवाल, और आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी बाहर आएंगे। और आपने आज दिखाया ये, कई बार दिखाया ये, अभी भी आप दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर केजरीवाल का। तो जेल से छूटने के बाद भारत में इसी तरह स्वागत होता है, नायक का दर्जा पा जाते हैं। केजरीवाल को मोदी जी ने बहुत बड़ा नायक बना दिया। जिन केजरीवाल के खिलाफ इतना बोलते थे ये लोग, उन्हें बीजेपी ने ही, मोदी जी ने ही, ईडी ने ही आज सबसे बड़ा नायक बना दिया। अब ये रुकने वाला नहीं है, और इसका फायदा किसको होगा? इंडिया गठबंधन का। दिल्ली में तो हवा बदल ही गई है पूरी की पूरी। पंजाब और हरियाणा का आप जिक्र कर रहे थे, वहां प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है, किसी एक जगह नहीं पड़ता आजकल। हर जगह का प्रभाव हर जगह बढ़ता है, तो पूरे देश में पड़ेगा। तो ये जो है चुनाव में जो लगातार संकेत मिल रहे हैं, जो मैसेज मिल रहे हैं, वो मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं सारे के सारे। कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जो मोदी जी के पक्ष में जा रहा हो। आज आपने राहुल को सुना, 50 सीटें कह रहे हैं वो यूपी में। पूरे देश में 150 से कम ला रहा है बीजेपी को, और यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए 50 सीटें। वाकई यूपी की हालत बिल्कुल बदली हुई है पूरी की पूरी। आप देख रहे हैं अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें वो क्या कह रहे हैं, मोदी जी को तो नेता मान रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने टिकट दिया है, उनका दबदबा कायम रखा है।
लेकिन योगी जी के लिए क्या कह रहे हैं ना, जो मनाए समझ लो। तो योगी जी भी आज यूपी में कहीं दिख रहे हैं क्या? पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, देश के दूसरी जगह चुनावों में जितना प्रचार मोदी जी को मिलता था, मीडिया में जितना जगह मोदी जी को मिलती थी, उतनी योगी जी को, कई बार योगी जी को उससे भी ज्यादा। क्या इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आप मीडिया का, चाहे टीवी का कर लीजिए, चाहे अखबारों का कर लीजिए, चाहे सोशल मीडिया कर लीजिए, कहीं पे भी मोदी जी के मुकाबले योगी जी को जगह मिल रही है? कहीं नहीं है। कुछ तो कारण होगा। ब्रजभूषण शरद सिंह बड़ा नेता है, एमपी है, आज की तारीख में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूपी से है, वो कह रहा है कि ना, मेरे नेता नहीं है वो। तो आज की तारीख में सारे की सारी जो तदबीरें थी मोदी जी की, जो उपाय थे, वो सब उल्टे पड़ रहे हैं, हर दाव उल्टा पड़ रहा है। जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, गांव देहात में हम लोग सब जानते हैं कि भैया दवा दारू कछु काम नहीं कर रही, न दवा काम कर रही और न कुछ दुआ काम कर रही और न कोई और तरीका काम कर रहा। तो आज वो स्थिति हो गई है। आज आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनाव अमेठी और रायबरेली में लड़ रही है, हमेशा से वो ऐसी लड़ती रही है, मगर इस बार उनके में एक फर्क ये है कि इस बार वो पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं जी। और उनके वो भाषण जो अमेठी और रायबरेली में हैं, जो उन्होंने बड़े भावुक भाषण थे उनके, और वाकई ऐसे थे कि जिसको सुन के लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, तो वो पूरे देश में जा रहे हैं, हर जगह दिखाना पड़ रहे हैं। गोदी मीडिया भी उसका कुछ कुछ अंश दिखा रहा है, क्योंकि वहां भी दर्शकों की मांग है। बिना दर्शकों कैसे करेंगे? एक बड़ा जो टीवी चैनल है, बहुत बड़ा वाला जो है, वो पूरा बदल गया। उसके मालिक कह रहे हैं कि भारत में प्रेस की आजादी नहीं है जी। बाकी जो एक सबसे तेज वाला है, वो अब फैक्ट चेक करने लगा, वो कई बातें बता रहा है जो इससे पहले कभी नहीं बताता था। क्यों? देखिए, जो हवा होती है उसका असर सब पे होता है, जो सुगंध होती है वो सबको आती है, और अब तो दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिख रहा है सब। ये जो 3 फेज हुए हैं, आधे के करीब, आधे से थोड़ी ज्यादा सीटों में चुनाव हो गए हैं, इसमें तो जो हुआ वो ठीक है, लेकिन बाकी 4 जो हैं वो और खतरनाक होने जा रहे हैं। मोदी जी आज की तारीख में सोच रहे होंगे कि ये चुनाव आयोग ने क्या मेरे साथ धोखा कर दिया, लास्ट फेज में मेरा रख दिया। लास्ट फेज तक जाते जाते क्या हालत होगी। ये 1 जून जो है, अरविंद केजरीवाल को जो बेल दी गई है 1 जून तक, 1 जून तक वो काम करेंगे बराबर, और 1 जून को शाम को 6 बजे तक मतदान हो जाएगा वाराणसी का। उसके बाद जाना है उनको सरेंडर करने, और जो आप बता रहे थे जाना भी है कि नहीं, ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा जी। तो 1 जून तक तो बहुत कुछ होने वाला है। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी जो है वो बैकफुट पे चले गए हैं, इंडिया गठबंधन फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है, और मैच का नतीजा क्या होगा ये तो अभी बात की बात है। लेकिन चुनाव आयोग को अब बिल्कुल सावधान, होशियार होना पड़ेगा। आज इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि बदल गया ना चुनाव आयोग, यही बता दें हम आपको लास्ट बात, और वहां जाके उसने कहा कि ये जो देरी कर रहे हो आप वोट परसेंटेज देने में, ये नहीं चलेगी। अब 11 दिन की देरी, वोट प्रतिशत तत्काल आना चाहिए सामने ऑन रिकॉर्ड कि इस फेज में इतने इतने वोट डल गए हैं, उसके बाद उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, जाली वोट नहीं पड़ेंगे अब। और चुनाव आयोग भी अब समझ रहा है। चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं समझ रही हैं कि क्या होने वाला है, कि चुनाव आयोग कोई उनसे अलग हो, उसके आईएएस अफसर कोई अलग हो, उनको भी समझ में आ रहा है। आपको याद है ना क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने, कि देशद्रोह है चुनाव के साथ गड़बड़ करना, ये फांसी की सजा हो सकती है, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। याद रखना, अगर एक भी वोट की गड़बड़ करी किसी ने तो। और सही बात है, आपको मालूम है कि कितने देशों का प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत का दौरा कर रहा है चुनाव देखने के लिए। वो सब अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। हमारे ख्याल में 11 या 21 देश हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है यहाँ पे। वो पूरे देश में जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है उसका। तो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है
इसको ईमानदारी से कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर है और उन्हें वो जिम्मेदारी अब निभाना ही पड़ेगी। अगर नहीं निभाएंगे तो समस्या उनके लिए भी बहुत बड़ी आने वाली है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों को चुनाव आयोग कैसे निर्वहन इसका करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे चुनाव आयोग ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज दिया है, नोटिस जारी किया है और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए थे, जो कहा था कि चुनाव के जो परसेंटेज हैं वो आपने कि कितना टर्नआउट है वो आपने 11 दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं बताया, इस पर नोटिस है 17 पन्ने का उसका नोटिस दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। खैर उसको देखा जाएगा, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग अपने अंदाज से अपने हिसाब से चुनाव करवा रहा है और चुनाव आयोग के तरफ उंगलियां बहुत उठ रही हैं और उठेंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि देश उनके हवाले है और कहीं अगर किसी को गड़बड़ी लगेगी तो आवाज उठाने के लिए संविधान में आर्टिकल 15 से आर्टिकल 1921 तक बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। उस आधार पे आप और हम भी उंगलियां उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने से मनाही नहीं है। लेकिन आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, आपसे जरा क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगा और समझना चाहता हूं कि यहां से इंडिया गठबंधन, अभी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से घूम के आए हैं और उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी भी आते हैं वाराणसी से। अब यहां से जो बात कह रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, नरेंद्र मोदी भी अब सोच रहे होंगे कि आखिर का जो दिन है, आखिरी दिन 1 तारीख को क्यों रखवाया मतदान, अगर उसको शुरुआती दिनों में रखवा दिया रहता तो बनारस का तो ज्यादा बेहतर होता। क्या आपको भी लगता है? और अगर ऐसा है तो इधर की हवा, जो पश्चिम की हवा पूरब की तरफ जा रही है, ये हवा कितना दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम से पूरब, क्योंकि दक्षिण साफ लगातार कह रहे हैं लोग, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, और यहां उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूरब की ओर जो हवा है ये क्या कुछ कहती है? इसमें अरविंद केजरीवाल का जो तड़का है ये कैसे देखा जाए? नहीं, तड़का जबरदस्त है राजीव जी। मतलब इतना रेस्पॉन्सिव क्राउड बहुत कम देखने को मिलता है। आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल नारे लगा रहे थे या जब वो बात कर रहे थे कि तानाशाही से मिलजुल करके लड़ना है, 140 करोड़ लोगों को लड़ना है तानाशाही से, तो लोगों में गजब का रिस्पांस हो रहा था, गजब का उत्साह था और गजब के जवाब दे रहे थे लोग, नारे लगा रहे थे लोग। उस तरह के नारे नहीं कि मोदी मोदी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जबरदस्त था। मतलब जो जिस ढंग से दिख रहा है, शाम का वक्त है और कल जब वो हनुमान मंदिर जाएंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद उनका एक रोड शो बन जाएगा। आजकल पूरा दिल्ली में वो लगता है कि उनका एक रोड शो ही हो जाएगा। वहां से फिर अपने पार्टी ऑफिस राहुल एवेन्यू में जाएंगे, वहां जुलूस के शक्ल में ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको लेकर के एक माहौल तो बनना शुरू हो गया है। दूसरा यह है कि देखिए, जब माहौल बनने लग जाता है तो फिर उसमें कहीं कुछ ये नहीं हो कि हवा चलेगी या तूफान चलेगा तो कुछ पेड़ खड़े रह जाएंगे। बहुत कम पेड़ ऐसे रह पाते हैं जो खड़े रह जाएं। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में बनारस की बात है, तो अभी तक जो बातें हो रही थी, जब हम भी होकर के आए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो हम यही कह रहे थे कि बनारस और गोरखपुर को छोड़ दें तो कोई बहुत ऐसी सीट नहीं दिखाई दे रही है जहां पे भाजपा दावे के साथ कह सके कि हम वहां चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब तो गोरखपुर भी ढुलमुल हो गया है। गोरखपुर के बारे में भी जो है थोड़ा सा मामला बिगड़ता ही दिखाई दे रहा है। और बनारस में उस समय तक क्या होगा इसका कोई गारंटी से कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री हैं, सारी ताकत लगा देंगे। कल वो जो लेजर शो वगैरह सब दिखाया वहां बनारस में, लेकिन बनारस के लोग पूछ रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई बनारस से यार एक क्रूज शुरू किया था, वो क्रूज जो है वो गंगा नदी में चलते हुए भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल और असम के इलाकों में जाने वाला था। वो कहाँ गया? कहीं डूब गया, खो गया, कहाँ गया? किसी ने कहा कि साहब वो तो भागलपुर में जाके जो फंस गया था कीचड़ में, उसके बाद से निकला ही नहीं कभी, उसके बाद दूसरा शुरू नहीं हुआ। तो अब ये सवाल बनारस के लोग, काशी के लोग भी पूछने लग गए हैं कि साहब जो आपने किया, जो कुछ भी दिखाया, वो है कहाँ, कहाँ है? तो वो एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये है राजीव जी कि 2 तरह का इंडिया अलायंस इस बार दिखाई दे रहा है। एक इंडिया अलायंस है जो एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, या पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, या केरल में कांग्रेस और लेफ्ट वाले अलग से लड़ रहे हैं। लेकिन
पोस्ट पोल अलायंस जो है, पोस्ट पोल इंडिया जो है, उसमें सारे के सारे लोग शामिल हो जाएंगे। मतलब जो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो ये आम आदमी पार्टी पंजाब वाली यूनिट हो, या फिर लेफ्ट वाले जो केरल में लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे एकजुट होकर के एक इंडिया रहेगा, एक ही इंडिया अलायंस रहेगा, और उसी के आधार पर सब कुछ तय होगा। अब बिल्कुल सही बातें हैं कि साहब जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो लहर चल रही है, साउथ में अभी 2 राज्य बाकी हैं। आप बता रहा हूं मैं कि जो 13 मई को चुनाव होने वाला है, मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव है उस दिन, तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद तो फिर इधर के ही इलाके हैं सारे, कुछ उड़ीसा है, उड़ीसा में भी है अभी चुनाव बाकी है, उड़ीसा होने वाला है, बंगाल होने वाला है। तो जहां जहां इनको ज्यादा सीटें थी, अब जब हवा बनेगी तो फिर तो तेलंगाना में तो अब पहले लोग कह रहे थे शायद 2 सीटें मिल जाएंगी, अब 1 सीट भी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, लोग संदेह कर रहे हैं। कर्नाटका में जो रेवन्ना प्रकरण हुआ, उसको लेकर के भी अलग ढंग का एक माहौल बना है। पूरे दक्षिण भारत क्या, पश्चिम भारत में भी उसकी लहर गई है, गुजरात में भी गई है, सुनाई दी है उसके अनुकूल, और महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रही है। तो एक तो यही मैं कह रहा था कि अभी तक तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहीं कहीं मंच शेयर कर रहे हैं। अगर विपक्ष के तमाम नेता एकजुट होकर के, मान लीजिए एक रैली कोई अगर कर दें लोग रामलीला मैदान में पहले भी हुई थी रैली, लेकिन उसमें तब केजरीवाल नहीं थे। एक रैली अगर हो जाए जिसमें केजरीवाल भी रहे, तेजस्वी भी रहे, अखिलेश रहे, राहुल जी रहे, शरद पवार आ सकते हैं तो ठीक है, रेवंत रेड्डी है, वो आ जाए, ऐसे लोग एक साथ जमा हो जाए तो उसका एक गजब का मैसेज जाएगा। वैसे मैसेज तो अभी चला गया है। जैसे मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि साहब जनता में वही इश्यूज क्लिक हो रहे हैं जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो कांग्रेस उठा रही है, जो इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। वो जनता में अपील कर रही है कि हाँ भाई ये हमारी बातें कर रहा है, और अगर इन लोगों की सरकार बन जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे लिए कुछ करेगी। जो नौजवान अग्निवीर की योजना में फंसे हुए हैं, उनके लिए इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी, और तेजस्वी या अखिलेश भी कह रहे हैं भाई हमारी सरकार बनी उसी दिन अग्निवीर योजना को हम लोग समाप्त करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है युवाओं के लिए कि भाई जो 30 लाख नौकरियां, जो आदमी कहता था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 1 साल में, उसी की सरकार में 30 लाख रिक्त पद पड़े हैं, सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली पड़ी हुई है। तो वो जो इंडिया अलायंस कह रहा है कि नहीं, हम सरकार बनते ही हमारी कोशिश होगी कि 30 लाख नौकरियों की रिक्तियां भरी जाएंगी। तो अपने आप में बड़ी बात है, युवाओं में अपील कर रही है। ये एक सोच है, सकारात्मक सोच है जो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है कि ईडी और सीबीआई तो देखिए पहले से ही एक्सपोज है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी के ऊपर कितना बड़ा तमाचा पड़ा है। हम लोग इसी बात को बार बार कहते थे कि भाई आप चुनाव के समय गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसको गिरफ्तार किया है, आपको याद होगा कि जिस दिन सुनवाई हो रही थी केजरीवाल की मामले की, उसमें हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का क्या कमेंट था, आप जब भी किसी नेता की जमानत की बात आती है आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर देते हैं। जैसे आज उन्होंने क्यों कोई केस किया, चार्जशीट दिखाया और कहा कि और बाद में बताएंगे। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बहुत गुस्से में है। बहुत यह है कि भाई मजाक बना रखा आपने तो डेमोक्रेसी का, कानून और संविधान का मजाक बना रखा है कि आप जिसको आपने गिरफ्तार किया है, एक तो बिना किसी एफआईआर के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, सबसे बड़ा मामला तो वो बनेगा। दूसरा ये कि अभी तक आपने चार्जशीट नहीं दिया, सत्येंद्र जैन के मामले में नहीं दिया, मनीष सिसोदिया के मामले में नहीं दिया, संजय सिंह के मामले में नहीं दिया, और केजरीवाल के मामले में भी। तो सिर्फ आप उठा करके बंद कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को उठा करके बंद कर दिया। तो जितने भी विरोधी पक्ष के नेता हैं उनको चुनाव के समय आपने गिरफ्तार किया, और जितने भी विपक्ष के नेता थे जिनके ऊपर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आरोप लगाते थे, ईडी और सीबीआई के केसेस का हवाला देते थे, उन सबको आपने बीजेपी में शामिल करा लिया। तो ये तो मजाक का है ना। जनता भी समझने लग गई है कि भाई ये जो गिरफ्तारियां हैं ये सिर्फ डर के मारे राजनीतिक बदला सधाने के मामले में ये लोग कर रहे हैं। और जैसा शकील कर रहे थे, मीर का जो शेर था, वो बेगम अख्तर से हम लोग सुनते थे, बहुत कैसे बहुत लोकप्रिय हो गया था, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तो इतना गजब है वो कि आज हर बात उनकी उल्टी पड़े। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, सब उसके उलट जा रहा है। अब लोग पूछ रहे भाई यार मंगलसूत्र खरीदवाना तुमने इतना महंगा कर दिया है, शादियां नहीं हो पा रही है, 75,000 रुपए तोला के हिसाब से कौन सोना खरीदेगा मंगलसूत्र बनाने के लिए? तुम कह रहे कि मंगलसूत्र उठा करके दे देंगे। मैंने देखा एक गोदी मीडिया का जो बड़ा एंकर है, उससे जो शिवसेना के जो
प्रवक्ता है, लेडी है, वो पूछ रही है कि भाई आप लोग लगातार मोदी जी का ये बयान दिखा रहे हैं, तो कभी आप लोगों को लगा नहीं कि ये गलत बोल रहे हैं? कहाँ कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है, कहाँ इंडिया अलायंस के किसी नेता ने घोषणा किया है कि साहब सोना चांदी या मंगलसूत्र या ये सब उठा करके किसी और को दे देंगे, जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं उनको दे देंगे? कहीं आपने देखा? उनका नहीं देखा। तो कहा कि अच्छा ठीक है, ये पढ़ लीजिए। तो कहा पढ़ा है। तो कहा तो फिर आप सवाल क्यों नहीं किया जी कि आप ये गलत बोल रहे हैं? तो आप तो कभी सवाल करते नहीं है। आप इंटरव्यू भी करने जाते हैं तो भी उसी तरह की बातें करते हैं। तो एक तरह से एक ऐसा माहौल बदल रहा है, तो उसमें हमको लग रहा है, जैसे अभी शकील कह रहे थे कि अब कई टीवी चैनल वाले भी बदल रहे हैं। हमसे भी आज कोई कह रहा था, हम लोगों की आज प्रेस काउंसिल की बैठक थी, उसमें कोई कह रहा था कि अब तो कांग्रेस के बयान और विज्ञापन भी देखने लगे हैं मोदी मीडिया के चैनलों पर, अब आने लगे हैं, पहले जो लोग दिखाते ही नहीं थे। तो जब माहौल बदल रहा है तो सब बदलेंगे। अब मेरा दावा है कि देखिएगा चुनाव संपन्न होते होते चुनाव आयोग भी बदल जाएगा, क्योंकि उसको भी मालूम हो जाएगा कि अब तो हवा का रुख ऐसा पलट गया है कि केंचुआ को भी अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। अगर नहीं बदलेगा तो फिर वो कहाँ हो जाएगा उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए संविधान के तहत अगर विपक्ष सतर्क रहा, जागरूक रहा, तो माहौल बदलेगा। बदल तो चुका ही है, अब बस इस माहौल को ईवीएम मशीन तक पहुंचाना है। उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जितने संभव हो उससे ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाइए, उनका वोट सुनिश्चित कराइए कि उनकी अंगूठा जो है वो ईवीएम के मशीन पर लग रहा है, इसको आप इंश्योर करा लीजिए। और ये देखिए कि जिस ईवीएम मशीन पे वोटिंग हुई है उसका नंबर लिखिए और काउंटिंग में मिलाइए कि इसी ईवीएम मशीन की काउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कुछ एहतियाती कदम अगर विपक्ष के लोगों ने उठा लिया, मैं बता रहा हूं कि जो हम लोग आकलन बताते हैं, बहुत डर डर के बताते हैं, उससे भी बहुत नीचे जा सकती है भाजपा, और उसका जो एनडीए अलायंस है वो उससे भी नीचे जा सकता है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं। जो आखिरी सेंटेंस आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम लोग डर डर के जो आकलन करते हैं चुनाव में रिजल्ट का, हम सब भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अपने विश्लेषणों, जो कुछ देखते हैं सुनते हैं, बातें होती है, उस आधार पर कुछ ना कुछ अनुमान जरूर लगाते हैं कि आखिर इस चुनाव में हो क्या रहा है और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो किस दिशा में जाएगा। 3 फेजेस के मतदान हो चुके हैं और 3 फेजेस में कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ सत्तारूढ़ दल दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन यहां मजबूत दिखाई देता है और मजबूती के कई सारे आयाम है, कई सारे कारण है, वजह हैं, वो आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। एक तो सारे अलग अलग दल, क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेले उधर हैं तो इधर एक नरेंद्र मोदी नहीं कि कई हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 3 तो इधर कांग्रेस पार्टी में दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी में अब संजय सिंह को भी आप देखिए, जब से बाहर निकल के आए हैं बिल्कुल अपनी बात बहुत तंदुरुस्ती के साथ, चुस्ती के साथ रखते हैं। अब केजरीवाल बाहर आ गए, उधर आप देखिए तो ममता बनर्जी हैं, दक्षिण में जाइए तो एमके स्टालिन हैं, फिर आप आइए रेवंत रेड्डी को आप देख लीजिए, फिर आप ऊपर आइए इधर उत्तर में तो आप तेजस्वी यादव को उधर बिहार में देखिए, हेमंत सोरेन नहीं तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन लगातार बहुत चुनौती पेश कर रही हैं। और आप उत्तर प्रदेश में आइए तो 2 लड़के, और दोनों लड़के आज दिखाई दे रहे थे, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये सब तो ये सब कुछ अगर आप मिलाइए तो फिर कहां दिखाई देती है बीजेपी? ये सवाल खुद से कीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। इस बीच ये तस्वीर जरूर दिखाना चाहता हूं एक बार जल्दी से। अभी अभी जब अपने घर की तरफ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनका स्वागत किसने किया सबसे पहले वो देखिए, फुल स्क्रीन में जरा ले आइए और इस तस्वीर को आप देखिए। यहां पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत करते हुए संजय सिंह, जो पहले जिस दिन अरविंद केजरीवाल के 2 या 3 दिन बाद संजय सिंह बाहर निकल के आए थे और इस केस को पूरा का पूरा, और एक समय जब आम आदमी पार्टी बिल्कुल टूट की कगार पर थी, टूट मतलब मोरल जो उनका है वो डाउन था, और पार्टी में टूट विद्रोह की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता अगर जेल में हो तो बाकी लोग और उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने के नोटिसेस हों, जैसे आतिशी को भेजा गया था, वो हो तो फिर मोरल काफी डाउन था। उसी बीच एक बूस्टर डोज की तरह, ये कोविशील्ड वाला बूस्टर डोज नहीं, ये एक नॉर्मल बूस्टर डोज की तरह यहां पर
अवतरित हुए संजय सिंह जो छूट के आए और जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, जो नारे लगा रहे थे जेल के बाहर निकल के, वही स्वागत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का अब अगले 21 दिनों तक। और खासकर कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिहाज से, दिल्ली के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली की गूंज जो है वो पूरे देश तक सुनाई देती है। भले 7 सीटें दिल्ली में हो, लेकिन ये कई सारी सीटों को प्रभावित करती है दिल्ली और दिल्ली आसपास आप जानते हैं। और खासकर एनसीआर में और उत्तर प्रदेश का जो एनसीआर का पार्ट है वहां चुनाव संपन्न हो चुका है और यह पश्चिम का पार्ट है उत्तर प्रदेश का, जिसकी हवा पूरब तक जा चुकी है। और पूरब की हवा की जो कहे तो एक वहां क्या कुछ चल रहा है उसको भांपने की कोशिश करके हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी आ चुके हैं, जो अभी अपने विश्लेषण में बता भी रहे थे। तो यहां से वहां बनारस तक और नरेंद्र मोदी बनारस में क्या इस बार फंस जाएंगे, ये देखा जाएगा।